देश के एक लोकप्रिय पत्रकार कहें या एक प्रीमियम क्लास के पत्रकार, एक एलीट पत्रकार, पत्रकार क्या ठीक नहीं होगा, जर्नलिस्ट, एलीट जर्नलिस्ट अर्णव गोस्वामी के स्वर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पे एक धारणा थी कि अर्णव गोस्वामी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, उनको डिफेंड करते हैं और इस हद तक डिफेंड करते हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम जिसमें रिपब्लिक नेटवर्क करके उनकी एक मीडिया संस्थान है, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अर्णव गोस्वामी के रिपोर्टर्स को अपने यहाँ बुलाना और उनके कार्यक्रमों में जाने की मनाही कर दी। अर्णव गोस्वामी के जो स्वर में बदलाव आया है या अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हो गया है, वो किस तरह से बदल गए हैं, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यूसुफ मोहानी जी हैं। मीडिया को समझते हैं, बूझते हैं और तमाम दूसरे विषयों पे नजर रखते हैं। मोहानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोहानी साहब, वैसे तो टीवी भी कोई देखता नहीं है, आप भी नहीं देखते होंगे, हम सारे लोग नहीं देखते हैं, और टीवी की दुनिया खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू है वो भी शिफ्ट होके यूट्यूब्स और दूसरे संस्थानों की तरफ बढ़ रहा है। जब बैलेंस शीट की बात आती है तो अधिकांश मीडिया संस्थानों के बैलेंस शीट की स्थिति ये है कि नुकसान में चल रहे हैं। अरुण पुरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मीडिया संस्थानों को कॉर्पोरेट ने खा लिया। उसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मीडिया संस्थानों को खाने की वजह यह है कि जब मैक्सिमम मीडिया संस्थान शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं और सूचीबद्ध होने की वजह से जो अडानी का जो नेटवर्क है, एनडीटीवी, और अंबानी का न्यूज 18, ये दोनों फायदे में, इसके अलावा बाकी सारे मीडिया संस्थान नुकसान में है, जो भी इसके पीछे का गिमिक हो। इवन देश का जो सबसे ज्यादा ध्वजवाहक मीडिया संस्थान है, सबसे बड़ा मीडिया संस्थान है टीवी टुडे ग्रुप, उसकी भी बैलेंस शीट नुकसान में है। तो मैं इसको थोड़ा इन्हीं के आसपास समझना चाहता हूँ, मीडिया के की भी समझ के आधार पे, कि अर्णव गोस्वामी के व्यवहार में, उनके सवाल में इतना बदलाव क्यों आया है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि बदलाव क्यों होते हैं और बदलाव क्यों आए हैं। 2014 से पहले की मीडिया के जो सुर थे, या यूँ कहें कि अन्ना आंदोलन से पहले की मीडिया के जो सुर थे, 21 जून 2013, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग होती है, उसी समय अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठते हैं और तमाम मीडिया समूहों का अधिग्रहण होता है, कारपोरेट्स आ जाते हैं अचानक से। और ये वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कम से कम बूम बूम कर रहा था, देश का सुर बदल सकता था। और फिर 2014 के बाद से जिस तरह से गिरावट आती है स्तर में, ऐसा लगने लगता है कि मीडिया चैनल्स के स्टूडियो में कोई सब्जी मंडी लग गई है, एक शोर हो रहा है। नौबत यहाँ तक आई कि हाथापाई शुरू हो गई, कोई किसी महिला को गाली दे देता है, कोई महिला उठ के उसके चाटा मार देती है, फिर कोई 2 आदमी आपस में लड़ जाते हैं, जो खुद को धर्मगुरु कह रहे होते हैं, वो चीख चिल्लाहट करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बताने वाले लोग माँ-बहन की गालियाँ बक रहे होते हैं। हम लोगों ने सब कुछ देखा है, या यूँ कहें कि ये हमारा दुर्भाग्य है या इस जनरेशन का सौभाग्य, जो भी कहें, कि उन्होंने एक पतन को अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह से एक पूरी संस्था का पतन होता है। तो ये पतन हुआ और उसी पतन में कहीं न कहीं अर्णव गोस्वामी भी देखे गए। जब तक वो टाइम्स नाउ में थे, उनका वो पहले का जो वो था, ऑरा था कि अर्णव गोस्वामी अगर आ रहे हैं तो इंग्लिश मीडिया का एक प्रतिष्ठित एंकर है, अर्णव गोस्वामी बात कर रहा है, लोग सुनना चाहते थे कि अर्णव गोस्वामी बात करेंगे। फिर जब वो अपनी संस्था बनाते हैं और रिपब्लिक भारत पे जब अर्णव गोस्वामी चीख रहे होते हैं, तो लोग कानों में उँगली रख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे असहमत लोग ही ऐसा कर रहे होते हैं, जो उनसे सहमत भी थे, उनको भी उनकी कर्कश ध्वनि अच्छी नहीं लग रही होती। ये एक सच है। वो भले उनकी बातों से सहमत हों, हो सकता है वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हों, हो सकता है वो जिस डिबेट में हैं, उस डिबेट में उनके तर्कों के साथ हों, लेकिन उनकी कर्कश ध्वनि और उनका जो हाव-भाव है, उससे सहमत वो नहीं दिख रहे थे। धीरे-धीरे हालात बदलते हैं और फिर ये खबर आती है कि उनकी जो जो संस्थान है, वो कर्ज़ में डूब गया है। कर्ज़ में ऐसा डूब गया है कि सैलरी के पैसे नहीं हैं, ये भी खबर आती है। बंद होने का नौबत आ गई है, दिवालिया हो गया है, और वो दिखाई भी देता है। ज़मीन पे आपकी कितनी हॉबीज़ हैं,
और कितने रिपोर्टर्स हैं, आप उन्हें क्या पे कर रहे हैं, वो सब दिखाई देने लगता है, धीरे-धीरे समझ में आने लगता है। आपस में बात होनी शुरू हो जाती है, वो सब होना शुरू हो गई और फिर अचानक अर्णव गोस्वामी का नया रूप आप ये देख रहे हैं। मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी है। आप समझ सकते हैं कि यकीनन जहाँ से आश्रय प्राप्त था, अब शायद वहाँ से फीडिंग बंद हो गई। जी, आपने अपने लेवल जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए पे दूरदर्शन ने हायर कर लिया, ये बात भी अर्णव गोस्वामी को कचोट गई। क्या कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, बिल्कुल है, जहाँ जो आपका हक था अगर वो किसी और को दे दिया जाएगा, आप उनसे ज़्यादा चीखे थे, आप किसी आंदोलन में ज़्यादा लाठियाँ खाए थे और आपको पॉलिटिकल पार्टी टिकट ना दे, तो कार्यकर्ता निराश हो जाएगा ना। अच्छा, और उसकी अर्णव मजबूरी होगी कि कुछ दिन उदासीन रहे और उसके बाद कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ले। कुछ ऐसा ही शायद देखने को मिले और मुझे लगता है कि वो देखने को मिल नहीं रहा है, इशारा साफ है। नहीं, लेकिन देश के तमाम दूसरे चैनल्स जो हैं, अगर देखा जाए 1-2 चैनलों को छोड़ के बाकी जितने भी संस्थान देश लगभग सब लगभग मान के चलिए 600 के आसपास या उससे ऊपर चैनल्स हैं, उसमें 4-5 बड़े संस्थानों को छोड़ के सभी संस्थान सरकारी विज्ञापन पर डिपेंड है। तो जब इस देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भी कहा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी के चैनल्स में तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही है। पाकिस्तान से जो एंकर बैठाए जाते थे 5 मिनट गाली खाने के लिए, जिनको कहा जाता था कि $250 दिए जाते थे, उनको भी अब उस तरह से नहीं बैठाया जाता है। तो अब जब ये पैसा ही नहीं होगा तो आप देंगे नहीं तो कोई क्यों आएगा? जिसको देखिए, जब आपने स्तर खुद गिराया हो किसी चीज़ का, तब फिर आप उसको कैसे सँभाल सकते हैं? आपने आदत खराब कर दी है कि बिना चाय पिलाए आप किसी को सलाम भी नहीं करेंगे। तो जब आपके पास चाय के पैसे नहीं होंगे तो आपको कौन सलाम करेगा? कुछ ऐसा ही है। ऐसा दिख रहा है और देखिए ये कमोबेश ऐसा नहीं है, जिनका बड़े औद्योगिक घरानों ने अधिग्रहण जिन चैनल्स का नहीं किया है, उन सब की स्थिति यही है। और उसकी 2 वजह हैं कि उन्होंने उनको कॉपी करना शुरू किया। वो लोकमानस से कटते चले गए। उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, खबर दिखाना भूल गए वो। उनके लिए संसद में अगर किसी बात पे बवाल हुआ तो वही प्राइम टाइम की खबर होने लगी। अगर वो रवीश की रिपोर्ट की तरह गए होते, तो शायद उनका कनेक्ट बना रहता। ग्राम सभाओं में क्या हो रहा है, ग्राम पंचायतों में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोकल इश्यूज़ होते हैं, स्कूल्स के इश्यूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कैंपस के इश्यूज़ हैं, जो आज सोशल मीडिया उठा रही है, जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं काम। अलग-अलग इकोसिस्टम में वो अपना काम कर रहे हैं और वहाँ से उनका फंड भी रेज़ हो रहा है। इन्होंने तो अपना जो वास्तविक कार्य था वो छोड़ दिया और इनको लगा कि जो बड़े चैनल्स पे ब्रेकिंग चली तो प्रोड्यूसर पीछे से फ़ोन करता है, तुम कहाँ मर गए? तुम्हारे यहाँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ पहले क्यों नहीं आई? वो छोटा चैनल है, वो उसी में जब जूझ जाएगा तो फिर वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा? और जो बड़े सरकारी विज्ञापन है वो आपको पता है किसे मिलने हैं। जो अडानी जी के चैनल्स होंगे, जो अंबानी जी के चैनल्स होंगे, वो विज्ञापन तो मैक्सिमम वहीं जाएँगे। वो आपको नहीं मिलने हैं। तो जब वो आपको नहीं मिलने हैं तो फिर आप प्रचारक क्यों बने हुए हैं? आप अपना वास्तविक कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप वास्तविक कार्य से मुँह मोड़ लेते हैं, तो फिर आप घाटे में चले जाते हैं। इससे पहले भी क्या संस्थान नहीं थे और क्या वो इन्हीं छोटे-छोटे विज्ञापनों पर निर्भर नहीं होते थे? वो मुझे विज्ञापन इसमें मिलते थे। लेकिन आज टीवी मीडिया को लोग विज्ञापन देने को तैयार नहीं है, आज कोई प्रिंट मीडिया को लोग विज्ञापन देने को तैयार नहीं है। उसकी बनिस्बत लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे विज्ञापन चलाने को पैसे खर्च कर रहे हैं, वहाँ पैसे बर्न कर रहे हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। मुझे इसमें थोड़ी वैल्यूज की बहस से ज्यादा दूसरी आर्थिक बहस ज्यादा लग रही है। इसको समझना होगा कि टीवी का संसार सिकुड़ रहा है। जहां तक टीवी टुडे ग्रुप जैसे और दूसरे संस्थानों की स्थिति है, उन्होंने डिजिटल में अपना ठीक ठाक प्रेजेंस दिखाई पड़ रहा है उनका। अगर आप हम टीवी टुडे का देखें तो उनका जो तमाम जो तक करके उनके हैं, यूपी तक, बिहार तक और दूसरे बिज तक, तो दूसरे जो वेंचर्स हैं उनकी एक बहुत अच्छी खासी उपस्थिति है, खासकर ललन टॉप जैसे ऑर्गेनाइजेशन की। शायद अर्णव उस तरह का प्रयोग नहीं कर पाए और वो टीवी पे ज्यादा डिपेंड रहे। देखिए वो संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव और वक्त की रफ्तार को न समझ पाने का कि मैं कमी हूँ। मोहानी साहब क्योंकि आप चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं और आप बहुत शानदार तरीके से चीजों को देखते हैं। मुझे लगता है एक हम लोग को अलग से बहस इस विषय पे भी करनी चाहिए, खासकर जो सत्ता विरोधी यूट्यूबर हैं, उनका भी रवैया व्यूज के लूट में जिस तरह के वीडियोस वो बना रहे हैं, वो इस देश के देखिए उनकी भी विश्वसनीयता जा रही है अब।
उन्होंने जिस तरह का झूठ फैलाया अलग अलग इलेक्शंस में, जिस तरह की बातें उन्होंने की, उसके बाद जब जनता ने उनका सच देखा, देखिए सच बहुत देर तक आप छुपा नहीं सकते, उसको आप एक छद्म आवरण से ढक तो सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हल्की सी भी सच की हवा चलेगी वो आवरण उड़ना ही तय है। और यही हुआ कि वो सच, जो झूठ की चादर थी, वो हल्की से हवा के झोंके से उड़ी और उनका चेहरा सामने आ गया। आज बड़ी लोग बात जान है। रहे हैं, बहुत सारे नाम है, नाम नहीं लेना ये चाहिए बड़े उनका, नाम है उसके। देखिए बहुत इसीलिए बड़े-बड़े मैंने नाम कहा हैं, ये वैल्यूज जो की बहस पूरा नहीं है जिनको मोहानी भाई। देखने के लिए कि भाई आज जो संडे को आएँगे वो बड़ा खुलासा कर देंगे और लोग हुँ, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वीडियो आएगा और वो संडे को आता है और टाइट फिस हो जाता है। क्योंकि जब हुँ, लोग देखते हैं कि ये तो बेवकूफ़ बनाया गया है हमें। तो लोग देखिए, अब लोग अब जो सेगमेंट में हम लोग जी रहे हैं वो सेगमेंट है 15 सेकंड की रील का, 15 हुँ, सेकंड टू 1 मिनट्स। हुँ। हर आज का तीसरे दिन कोई सरकारी 30 गिराने मिनट की जाते कोई हैं। बकवास सुनने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं हुँ, है। हुँ। वो 15 हाँ, सेकंड में अगर आप जीस्ट दे पा रहे हैं, तो गुड। आज का जो दौर है, वो वही दौर आ गया है कि जो एफ़एम पे जो न्यूज़ का जो सिस्टम है, वो बेस्ट है। आज भी हमें अगर खबर कहीं से लेनी होती है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं एफ़एम पे वो जो छोटी-सी 2 मिनट की न्यूज़ आती है, मैं उसे सुन लूँ। मुझे कम से कम एक लबो-लुआब मिल जाता है कि बड़ी-बड़ी ये इतनी घटनाएँ हुई और यहाँ-यहाँ हुई। अच्छा भारत का जो दर्शक है वो भी न्यूज़ पे पैसे खर्च करने नहीं जाता है। जैसे हम में से बहुत से लोग अमेज़न और नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर हमसे किसी संस्थान ये कोई कहे कि आप ₹200, ₹199, ₹250 दीजिए और हम बदले में 1 महीना आपको खबर देंगे, हम दैनिक भास्कर और दूसरे तमाम संस्थानों को शायद सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए तमाम मीडिया संस्थान भी मनोरंजन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों का दबाव है। उनको पता है कि न्यूज़ से पैसे नहीं आने हैं, उनको पता है कि मनोरंजन देखिए, से पैसे आने हैं। ये तो अगर देखा जाए तो मीडिया का दुर्भाग्य रहा है, यहाँ बिकता ही 3 चीज़ें रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। है ना? तो बिल्कुल ठीक बात हमेशा है। से सेक्स बिका है, हमेशा से क्राइम बिका है, कोई नई बात तो नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसको थोड़ा और बढ़ावा दे दिया गया तो और पुट और दूसरी बात ये है कि देखिए हमें कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा? हुँ, हुँ, खबर तो उमड़ी पड़ रही है बिल्कुल हर जगह से। हुँ, तो हुँ, खबर हुँ, सुनने के लिए तो ख़ैर कोई पैसे नहीं देने जा रहा। हुँ, हुँ। बिना पैसे को उसको वो सूचना वो डायरेक्टली रॉ वीडियो मिली जा रही है। वो आपके चैनल पे आके उस वीडियो हुँ, को क्यों देखें? जिस वीडियो की उसको बिल्कुल। तलाश है उसे रॉ मिली जा रही है ना। वो हुँ, बिल्कुल तैर रही है, सूचनाएँ तैर रही हैं। अब उसे आप कैसे ग्रैब करते हैं कि उसकी सत्यता क्या है, ये आपका अपना इश्यू है। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर इस तरह का प्रयोग करना शुरू कर दें कि लोगों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाने की बात है, जैसे सरकार की तमाम स्कीम्स होती हैं, कोई यूट्यूबर उस पे बात नहीं कर रहा है कि लोग उससे कैसे लाभार्थी उसके बन सकते हैं। अगर इस तरह की बातें हों, टेंडर्स की बात भी उसमें कर दें, खबर के साथ में अगर उसकी उपयोगिता की बात भी शुरू की जाए, तो मुझे लगता है आज भी लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। लोग बिल्कुल ठीक जानना बात है। चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपसे एक फाइनल सवाल कि अन्नों के मामले में ये अर्थशास्त्र का संकट है या साख का संकट है? क्या लगता है दोनों में से ये क्या? सीधे-सीधे अर्थशास्त्र का ही संकट है। साख तो थी ही नहीं, तो नहीं उसके साख जाने का का तो मतलब दर्शक जो साख है कई देखिए साख थी ही नहीं, तो जाने का डर कैसा? सत्ता जानती है कि आपसे नफ़ा और नुकसान क्या है। जब आप नफ़े के नहीं रह जाते हैं, तो आपकी कीमत नहीं बचती है। मतलब चूँकि रिपब्लिक नेटवर्क का व्यूअरशिप घट रहा है, तो सत्ता के लिए वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि व्यूअरशिप घट क्यों रहा है? वो सीधी बात है ना, आपका स आपसे जो सहमत है, जब भी जो उसको भी अपनी कानों पे अगर उँगली रखनी पड़ रही है, आपका कंटेंट इतना ज़्यादा नीचे गिर रहा है, कि वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हुँ, चीख रहे हैं, तो फिर कोई क्यों सुनेगा आपको? बड़ी कुछ बात तो है। ऐसा हो, अगर संगीत ऐसा हो, जो कर्णप्रिय ना हो, तो चीख कोई नहीं सुनता। हुँ। मोहानी साहब हमको लगता है कि बहुत मतलब की जितनी बातें थी वो सारी बातें आ चुकी हैं। मुझे लग रहा है एक बात और हम लोग को किसी और बातचीत में रखने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो सत्ता पक्ष के विरोध में जो यूट्यूबर हैं, जो रोज़ सरकारें गिरा देते हैं दिल्ली में, जिनमें बड़े-बड़े चेहरे हैं और जो ख़ासकर इस देश के उन लोगों का जो इस देश में लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जिनका यकीन है कि इस देश में एक ना एक दिन ऐसा दिन सुबह आएगी जब उम्मीद आएगी, उनकी उम्मीदों के साथ एक तरह से छल कर रहे हैं, जिसमें देश का एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी भी शामिल है जो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे यूट्यूबर्स को पैसे दे रहा है, देख-देख के और उनकी झोली भर रहा है। उन यूट्यूबर्स पे भी बात करने की ज़रूरत है मोहानी साहब, चूँकि आप मुस्लिम मामलों के भी जानकार हैं, इस्लामिक मामलों के भी जानकार हैं, तो उनको भी एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है
क्योंकि देखिए मैं ये बात आज से नहीं, ये बहुत पहले से एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी चिराग को जलने के लिए हवा की भी जरूरत है। अगर आप चिराग को पूरा ढक देंगे तो वो बुझ जाएगा। ये साइंस है। जैसे तेज हवा से चिराग बुझ जाता है, वैसे बिना हवा के भी चिराग बुझ जाता है। तो मैं यूट्यूबर्स को वो वाली हवा मानता हूं जो चिराग को जलाने के लिए जरूरत है। अगर पक्ष नहीं होगा तो विपक्ष कैसे होगा, और अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का क्या मतलब है? नहीं, ठीक बात कर, मुझे लग रहा है एक मौजूद विषय है बस यही वजह है कि आदमी के दिल को जिंदा रखने के लिए जहां नाउम्मीदी का बड़ा सा कोहरा हो और उसके बीच में आपको दिखाई दे कहीं अलाव जल रहा है, तो ये वो अलाव है जिससे आप हाथ सेकेंगे तो हाथ काले होंगे, क्योंकि टायर जल रहे हैं उसमें। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि बहुत शानदार बातचीत रही और कमोबेश जो मोटे मोटे जो हम लोग जहां तक पहुंचना चाहते थे वो सारी बातें सामने आ गई हैं। लेकिन जो ये विषय है, इस विषय पे भी अगले किसी बातचीत में हम लोग एक सार्थक चर्चा कर सकते हैं। मौनी भाई, आपने ज्वाइन किया।